हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी बिल 2023। सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2023, इसे राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा ने पास कर दिया है। अब ये बिल बेसिकली दिल्ली में जो सर्विसेज हैं और जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनके जो ट्रांसफर्स हैं, उनके पोस्टिंग्स हैं, उससे रिलेटेड अमेंडमेंट है। आइए इसे डिटेल में देखते हैं, बैकग्राउंड जानते हैं सबसे पहले कि क्या ये बैकग्राउंड क्या है इस चीज़ का। उसके बाद ही हम जो प्रेजेंट टसल है उसे जान पाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 239AA। एक्चुअल में बालाकृष्णन कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाता है, जिससे कि आर्टिकल 239AA ऐड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 239AA ये प्रोवाइड करता है स्पेशल स्टेटस दिल्ली को, एज वेल एज 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत दिल्ली में एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इस्टेब्लिश की गई और लेजिस्लेटिव पावर्स भी दी गई। हालांकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, इसके बावजूद भी दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। हालांकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, और ये रेस्ट्रिक्शंस हैं कि दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये सारी स्टेट एज वेल एज कॉन्करेंट लिस्ट के जो भी मैटर हैं उन पर लेजिस्लेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। ये तीन चीजें जो हैं ये एक्सक्लूडेड हैं, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली किसी भी तरह का लेजिस्लेशन इन तीन मैटर्स से रिलेटेड नहीं बना सकती। तो ये हमने बैकग्राउंड देखा। अब क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट का सीधा रूल चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी प्रोवाइड कर दी गई, और लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड कर दी गई और उन्हें पावर्स भी दे दी गई लेजिस्लेट करने की, स्टेट लिस्ट एज वेल एज कॉन्करेंट लिस्ट पर। कुछ 3 एक्सेप्शंस हैं कुल मिलाकर के, पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस। ये 3 एक्सेप्शंस को हटा दिया जाए तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो है बाकी सारे मैटर्स पे लेजिस्लेट कर सकती है। तो यहां से शुरू होता है टसल, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है विथ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, लेकिन स्पेशल स्टेटस की बात की जाए तो ये यूनियन टेरिटरी भी है। तो यहाँ से टसल शुरू होता है कि दिल्ली के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके अकॉर्डिंग चीज़ें चलनी चाहिए, क्योंकि लॉ और अमेंडमेंट तो ये कहता है कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एज वेल एज लैंड के अलावा ये सारी चीज़ों पर लेजिस्लेट कर सकते हैं। और अगर इन सारी चीज़ों की लेजिस्लेटिव पावर्स हैं इनके पास, तो इनके पास में एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होनी चाहिए इन सारी चीज़ों की, इन 3 एक्सेप्शंस के अलावा ये होनी चाहिए। बट क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है और एक स्पेशल केस है, लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड करके एक स्पेशल केस बनाया गया था इसका, बट एट द एंड दिल्ली इज यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से होनी चाहिए, यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटर या फिर दिल्ली के केस में LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर के अकॉर्डिंग सारी चीजें होनी चाहिए। रीजन बीइंग लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बेसिक टसल यहां से शुरू हुआ। एक तरफ है आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, एक तरफ है LG यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर हु इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यूनियन टेरिटरी का मतलब वही होता है ना। तो ये जो टसल है बेसिकली ये कल्मिनेट हुआ सर्विसेज के कंट्रोल को लेकर के, कि दिल्ली में जो भी सर्विसेज हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन पर कौन कंट्रोल करेगा, उनकी पोस्टिंग्स, उनके ट्रांसफर्स, इस पर किसका अधिकार है, किसका। ठीक है। तो अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये आर्ग्यूमेंट दी कि एक्चुअल में जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो इनके पास में ही एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होनी चाहिए, क्योंकि लेजिस्लेटिव पावर्स हैं और एग्जीक्यूटिव पावर्स अगर इनके पास में है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ट्रांसफर एज वेल एज कंट्रोल इनके पास ही होगा। और यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये आर्गुमेंट दिया कि दिल्ली का जो स्टेटस है ना, दिल्ली का स्टेटस है एक्चुअल में एक स्पेशल स्टेटस है और दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, इसलिए यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। स्पेसिफिकली जो सर्विसेज हैं, जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी ट्रांसफर्स एज वेल एज पोस्टिंग्स को लेकर के। और ये टसल आए दिन उठता रहता था। अब फाइनली हम चलते हैं 2019 में। 2019 में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है, लेकिन ये जो होता है ना ये एक स्प्लिट वर्डिक्ट होता है। जो बेंच होती है ये 2 जजेस की बेंच होती है
और 2 जजेस की बेंच है, अलग अलग दोनों जजेस जो हैं यहाँ पर किसी तरह की सहमति नहीं बन पाती है, ठीक है, और अलग अलग जजमेंट देते हैं। जब अलग अलग जजमेंट देते हैं तो एक्चुअल में ये रिकमेंड कर दिया जाता है केस लार्जर बेंच के पास में, ठीक है। अब मई 2022 में जब 3 जजेस की बेंच बैठती है तो वो भी एक पर्टिकुलर डिसीजन पर नहीं पहुंच पाती है, और जिसके कारण से ये बेंच इस केस को लार्जर बेंच के पास में रेफर कर देती है। अब फाइनली एक 5 जजेस की बेंच बैठती है इस पर्टिकुलर इशू पर फैसला लेने और उसे डिसाइड करने, और इनका फैसला आता है मई 2023 में। और मई 2023 में 5 जजेस की जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, ये वर्डिक्ट देती है कि क्योंकि दिल्ली में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी को फॉलो करते हुए ये लोग इस डिसीजन पर पहुंचे कि क्योंकि दिल्ली के पास में ऑलरेडी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, तो इस प्रिंसिपल के वजह से जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होगा ना ऑफिसर्स की पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स पर, वो होगा दिल्ली गवर्नमेंट का। तो ये हमने देखा कि मई 2023 में 5 जजेस की जो बेंच है उन्होंने क्या डिसीजन दिया, क्या वर्डिक्ट दिया। फाइनली ये टसल मई 2022 में दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में आया, जो वर्डिक्ट आया इस टसल की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया ये दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में दिया, और क्या कहा कि सर्विसेज पर जो कंट्रोल है ना ये दिल्ली गवर्नमेंट का है। रीजन बीइंग, एक तो ये प्रिंसिपल, और दूसरा कि ऑलरेडी दिल्ली एज अ स्टेट अगर देखा जाए तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सर्विसेज की पावर है ना, सर्विसेज की पावर दिल्ली गवर्नमेंट के पास में होनी चाहिए, यानी कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनकी ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स जो हैं ये दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में, यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एज वेल एज कैबिनेट ऑफ दिल्ली के हाथ में होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, इस वर्डिक्ट को एक्चुअल में नलिफाई करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट लेकर आती है एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023। एक्चुअल में मई 2023 के वर्डिक्ट को नलिफाई करने के लिए ये ऑर्डिनेंस यूनियन गवर्नमेंट लेकर आती है। अब इस ऑर्डिनेंस का एक खास पॉइंट क्या है कि यहाँ पे सर्विसेज की जो पावर है ना ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी जाती हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में जब ये पावर्स पहुंच जाएंगी तो ऑब्वियस ही बात है कि ये तो फिर से हम वहीं आ गए, टसल फिर से शुरू हो जाएगा कि ये पावर एक्चुअल में होनी किसके पास चाहिए, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में होनी चाहिए, हु इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास में होनी चाहिए, यानी कि दिल्ली का कैबिनेट। तो ये तो घूम फिर के वहीं आ गए फिर से। तो एक्चुअल में इस ऑर्डिनेंस ने जो पावर्स थी सर्विसेज की वो दे दी लेफ्टिनेंट गवर्नर को। और यहाँ पर एक चीज जो नोटिस करने वाली वो ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में पावर्स हैं, और अगर वो चाहें तो दिल्ली कैबिनेट एज वेल एज सीएम से कोई रेफरेंस ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, जो फाइनल से होगा वो इन्हीं का होगा। अब इस ऑर्डिनेंस को एक एक्ट में बदलने के लिए ये जो बिल है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी अमेंडमेंट बिल 2023 ये लाया गया। ये ऑर्डिनेंस जैसा कि हमने देखा ये मई 2023 में लेकर आया गया था, लेकिन पास्ट में कुछ ऐसे केसेस रह चुके हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डिनेंस को लेकर के काफी एंटी व्यू देता है। एंटी एज इन के ऑर्डिनेंस सिर्फ इमरजेंसी के लिए होने चाहिए, हर टाइम के लिए नहीं, और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में व्हेन बोथ द हाउसेज आर फंक्शनिंग, ऐसे केस में ऑर्डिनेंसेस नहीं लाए जा सकते। तो इस चीज को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बिल इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे था तो ये ऑर्डिनेंस ही ना बेसिकली। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर दोनों हाउस फंक्शन कर रहे हैं, पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अगर दोनों हाउस फंक्शन कर रहे हैं और अगर कोई इमरजेंसी केस नहीं है, कोई इमरजेंसी सिनेरियो नहीं है,
वेल इन दैट केस ऑर्डिनेंस की जगह जितना जल्दी हो सके इसे बिल में कन्वर्ट कर दिया जाए, दैट वुड बी बेटर। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया और ये बिल लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा दोनों जगह पास हो जाता है। पार्लियामेंट इसे फाइनली पास कर देती है और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाता है, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। ठीक है, तो अब इस बिल के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो इस बिल की एज वेल एज ऑर्डिनेंस की लगभग सेम ही है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। और जैसा कि हमने बैकग्राउंड पूरा देख लिया कि मई 2023 के वर्डिक्ट को नलिफाई करने के लिए इस ऑर्डिनेंस को लाया गया और इसे बिल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो क्या है इसके फीचर्स, आइए देख लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है, ये चीज ऑर्डिनेंस में भी मेंशन थी और ये इस बिल में भी मेंशन्ड है, ये है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। बेसिकली ये बिल एस्टैब्लिश करता है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी और इस अथॉरिटी के जो मेंबर्स होंगे वो होंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ एज वेल एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, ये मेंबर्स होंगे और यहाँ पर जो डिसीजन लिया जाएगा ना वो वोटिंग से लिया जाएगा, मेजॉरिटी। ठीक है, ये जो डिसीजन होगा इस अथॉरिटी का ये वोटिंग से लिया जाएगा। अब यहाँ पर एक खास बात यह है कि अगर अथॉरिटी का जो रिकमेंडेशन है ये एलजी को समझ नहीं आता है तो वो उसे अप्रूव नहीं करेंगे। मतलब बेसिकली अथॉरिटी की जो रिकमेंडेशन है उसे अप्रूव करने के लिए एलजी की जरूरत पड़ेगी। एलजी अगर इस अथॉरिटी के रिकमेंडेशन को अप्रूव नहीं करते हैं तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद एलजी की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं वो बढ़ा दी गई हैं इस बिल में। आप देख ही सकते हैं कि अगर जो ये अथॉरिटी है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, इस अथॉरिटी ने जो भी रिकमेंडेशंस दिए हैं एलजी ने अगर उन्हें अप्रूव नहीं किया तो इस अथॉरिटी के पास में दूसरी कोई चीज़ नहीं बचेगी। उस चीज़ को ये दोबारा भेज सकते हैं बट ये ओवर पावर नहीं कर सकते एलजी को बेसिकली। इसके बाद जो डिस्क्रिशन है ना एलजी की अगर डिस्क्रिशन की हम बात करें तो एक्चुअल में लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर के जो भी मुद्दे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर के जो भी इश्यूज हैं, जो भी मैटर्स हैं, उनमें एलजी की डिस्क्रिशन है। यानी कि अपार्ट फ्रॉम दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली कैन लेजिस्लेट, अपार्ट फ्रॉम दीज मैटर्स हर जगह पर एलजी का डिस्क्रिशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और जो चीज इंपॉर्टेंट है इस बिल का फीचर वो ये है कि अगर एलजी एज वेल एज सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के बीच में किसी तरह का डिसएग्रीमेंट होता है, किसी भी तरह का डिसएग्रीमेंट होता है तो एलजी का जो कहा है दैट विल प्रिवेल, एलजी कैन डिसाइड। ठीक है, एलजी का जो फाइनल होगा डिसीजन, जो भी फाइनल होगा डिसीजन वो एलजी का होगा। इन केस ऑफ टसल बिटवीन नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी एज वेल एज एलजी, इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का डिसएग्रीमेंट होता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एलजी का डिसीजन ही फाइनल माना जाएगा। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज हैं वो एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, सीएम एज वेल एज चीफ सेक्रेटरी को नोटिफाई करेंगे अगर किसी भी तरह का कोई टसल वाली बात आती है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी की बात आती है तो इंक्लूडिंग एलजी, सीएम एज वेल एज चीफ सेक्रेटरी को नोटिफाई करेंगे, जो डिपार्टमेंटल लेवल के सेक्रेटरीज होंगे वो। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। हमने डिस्कस किया एनसीटी अमेंडमेंट बिल 2023 के बारे में और काफ़ी कुछ जाना इंक्लूडिंग बैकग्राउंड और पूरा केस हमने समझा कि क्या फीचर्स हैं इस बिल के। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ प्लीज़ जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।